हेलो फ्रेंड्स, ये लेक्चर नंबर 4 है सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। इसमें हम एन फैक्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट। ओके डन। चलो हम बात करते हैं एन फैक्टर की। तो एन फैक्टर क्या होता है? एक बेसिकली पॉजिटिव नंबर होता है। एन फैक्टर इज़ अ बेसिकली पॉजिटिव नंबर, मतलब जो भी आएगा उसको हमें प्लस में ही कंसिडर करना है। तो बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेना चाहिए। सबसे पहले हम एलिमेंट को लेते हैं, फर्स्ट लेते हैं एलिमेंट को। एलिमेंट में एन फैक्टर निकालने के लिए उसको डिसाइड करेंगे टोटल वैलेंसी। जो भी किसी एलिमेंट की वैलेंसी होती है उसको हम प्लस साइन के साथ लेंगे, मतलब माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे। जैसे हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब की वैलेंसी 1 होती है। इन सब की वैलेंसी 1 होती है, तो इन सब का जो एन फैक्टर आएगा वो आएगा 1। पॉजिटिव लिखते नहीं, लेकिन अपना +1 ही सोच के चलना है। अब बात करते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है, तो जो इसका एन फैक्टर आएगा ना, तो इसको लेंगे +1। माइनस होती है पर इसको हम कंसिडर करेंगे एन फैक्टर में +1। अब सिमिलरली मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, बेरिलियम की वैलेंसी 2 होती है, तो इनका एन फैक्टर भी 2 होगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा +2। सिमिलरली क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन का जो एन फैक्टर आएगा वो रहेगा +2, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है, 2 बार है तो -2 हो गया। ठीक है, -2 कंसिडर कर लेंगे +2। क्लोरीन की एन फैक्टर, क्लोरीन का एन फैक्टर +2 होता है। ओके। एल्यूमिनियम, बोरान, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन सब की वैलेंसी +3 होती है, तो इनका एन फैक्टर +3 होगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो हमने यहाँ पढ़ा था, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें तो ये इसकी वैलेंसी -2 थी, तो एन फैक्टर +2 था। यहाँ ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, O2 लिया हमने, तो -2 2 जा 4 हो जाएगा, तो -4, तो इसको हम लेंगे +4। कार्बन की 4, सिलिकॉन की 4। ये हमने सारे एलिमेंट्स के लिए पढ़ लिए हैं। अब आपको इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, तो अब वो आप पढ़ सकते हैं। सेकेंड लेते हैं आयंस। आयंस में क्या करना है? इट्स चार्ज इज कॉल्ड एन फैक्टर। आयंस का जो चार्ज होता है उसको ही हम एन फैक्टर बोलते हैं, और हमें इसको पॉजिटिव नंबर लेके चलना है। यहाँ पे क्लोरीन आयन पे 1 चार्ज है, तो इसका एन फैक्टर रहेगा 1 रहेगा। सल्फेट पे 2 चार्ज हैं, है ना, तो यहाँ पे एन फैक्टर इसका रहेगा 2, एन फैक्टर 2 रहेगा। और ये है ऑक्जेलेट आयन, इस पे -2 चार्ज है, तो इसका एन फैक्टर भी कितना रहेगा? 2, एन फैक्टर 2 रहेगा। और जो एल्यूमिनियम आयन पे +3 चार्ज है, तो इसका एन फैक्टर 3 रहेगा। मतलब आपको माइनस कंसीडर नहीं करना है, जो भी किसी आयंस पे चार्ज होते हैं वही उसका एन फैक्टर होता है। ये अब जो एसिड का एन फैक्टर निकालते हैं वो सिंपली बेसिसिटी से निकालते हैं। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एन फैक्टर रहेगा वो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एन फैक्टर यहाँ लिखा है। अब पहले अगर हम एसिड को डिफाइन कर लें, एसिड क्या होता है, तो एसिड को 1884 में आर्हेनियस ने बताया था कि एसिड के अगर एक मॉलिक्यूल्स को वाटर में डिजोल्व करते हैं, एसिड को पानी में घोल देते हैं, तो जितने वो H+ आयन रिलीज करता है या जितने वो H+ आयन देता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एसिड। और जितने देता है पानी में घोलने पे जो H+ आयन दे वो एसिड, और जितने देता है उसको बोलते हैं उसकी बेसिसिटी, और उस बेसिसिटी के नंबर को बोलते हैं हम एन फैक्टर। तो देखते हैं, अगर हम HCl को पानी में डिजोल्व करें, एक ही H है तो एक H देगा, तो इसकी एन फैक्टर कितना रहेगा? 1। HClO4 को लें तो इसकी एन फैक्टर ही 1 होगा, एक ही H आयन है तो एक H मिलेगा। H2SO4 को लें तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयंस हैं, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, वो 2 देंगे। यहाँ पे 2 हैं तो ये भी 2 मिलेगा। H2C2O4, ये जो कहलाएगा आपका ऑक्जेलिक एसिड, ये तो जानते हो, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, CH3COOH। अब आपको इस H को नहीं देखना, क्योंकि ये वीक एसिड होता है। इसको पानी में डिजोल्व करेंगे तो एक बन जाएगा CH3CO, दूसरा निकलेगा H+, मतलब इसमें H+ केवल एक ही निकलने वाला है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आप इस टर्म को वेरी इंपॉर्टेंट ला के नोट कर लें।
H3PO4 H3 है, हमने यहाँ पे मैक्सिमम एन फैक्टर 3 लिया। H3PO3 यहाँ पर भी H3 है, इसका एन फैक्टर 2 है। H3PO2 है, इसका एन फैक्टर 1 है। तो ये वेरिएबल लगा के नोट कर लो। इसको हम इस टाइप से समझते हैं, H2C2O4 ये हमने ले लिया ऑक्जेलिक एसिड, इसको NaOH से रिएक्ट कराया तो जो हमारे पास में जो हमारा प्रोडक्ट बना वो बना NaHC2O4। जो हमारे पास बना NaHC2O4 बना और वाटर रिलीज हुआ। तो अब आपको यहाँ देखना है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन 2 थे और यहाँ एक तो रिएक्शन में बन गया तो एक ही आयन बाहर निकला है, तो यहाँ से एक आयन रिलीज हुआ तो इसको एन फैक्टर हो जाएगा 1। फिर H2C2O4 को लिया, 2 मॉलिक्यूल्स लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो यहाँ कितना बना Na2C2O4। मतलब यहाँ से एक भी हाइड्रोजन आयन नहीं है इसके पास, या एक भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं है, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, बाहर निकल गए। तो इसका जो मैक्सिमम एन फैक्टर रहेगा वो रहेगा 2 रहेगा। तो मतलब जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है एन फैक्टर की वो इसकी कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है ना। एक बार 1 है, एक बार 2 है, मैक्सिमम 2 बन सकते हैं। तो ये मतलब एन फैक्टर हमेशा सेम नहीं होते हैं, वो डिपेंड करते हैं रिएक्शन पे कि किस रिएक्शन में कितने H+ आयन बाहर रिलीज हो रहे हैं। जैसे H3PO4 लिया और NaOH से रिएक्ट कराया तो NaH2PO4 बना, तो यहाँ पर हमने 3 लिए और यहाँ पर रिएक्शन में कितना बना, 2 रिएक्शन में यूज़ हो गया, एक ही रिलीज हुआ, तो H3PO4 का एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1। तो देखो H3PO4 ये है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसकी 3 है कि मैक्सिमम में 3 बना सकता है, पर इस रिएक्शन में 1 रिलीज हो रहा है। अब आप लोग कैसे पहचानेंगे किसी न्यूमेरिकल्स में, अगर रिएक्शन गिवन है तो आप उसको देख के पहचानोगे, और रिएक्शन गिवन नहीं है तो जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आप उसको याद रखोगे। तो अभी हमने एलिमेंट, एसिड और आयंस तीनों के एन फैक्टर के बारे में बात कर ली है। आपको इसको याद करना है, आपको इसको समझ के याद रखना। हम बेस का एन फैक्टर निकाल रहे हैं, तो बेस की जितनी एसिडिटी होती है वो उसका एन फैक्टर होता है। और एसिडिटी क्या कहते हैं, एसिडिटी मतलब कि अगर हम किसी बेस को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो जितने OH आयन रिलीज करेगा उसको बोलेंगे उसकी एसिडिटी। अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH को वाटर में डिज़ोल्व किया और हमें एक OH आयन मिलता है तो इसका एन फैक्टर 1 होगा। यहाँ पर 2 हैं OH आयन, तो डिज़ोल्व करने में मैक्सिमम 2 मिल सकते हैं, तो इसका एन फैक्टर 2 होगा, या 3 है तो 3 होगा, और यहाँ पे 1 है तो 1 होगा। ठीक है, तो ये हो गया बेस का एन फैक्टर कि जितने OH आयन रिलीज करता है वो उसका एन फैक्टर होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर हम सॉल्ट की बात करते हैं। सॉल्ट में क्या होता है, एक सॉल्ट में मान लो ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, दोनों आके जुड़ गए, दोनों कैसे हो गए, न्यूट्रल हो गए, तो बन गया सॉल्ट। तो आप या तो नंबर ऑफ प्लस चार्ज को काउंट कर लो या नंबर ऑफ माइनस चार्ज को काउंट कर लो। जितने भी प्लस या माइनस चार्ज होते हैं वो उसका एन फैक्टर होता है। पहले ले हम सॉल्ट को, NaCl लिया, सोडियम पे 1 प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पे 1 माइनस होता है। आप इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लो। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस चार्ज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सोडियम पे 1 प्लस चार्ज है तो एन फैक्टर इसका 1 हो जाएगा। यहाँ पर Na2SO4, सोडियम पे होता है 1 चार्ज, यहाँ 2 बार है तो 2 हो गया। कैल्शियम पे होता है 2 चार्ज, बैलेंसी लिखा ही है मैंने, वहाँ से आपको याद होना चाहिए। कैल्शियम सोडियम पे 2 चार्ज होते हैं तो यहाँ पे 2 बार है तो 2 हो गया, और सोडियम पे 1 होता है 2 बार है तो 2 हो गया। कैल्शियम पे 2 होता है 3 बार है तो 2 3 6 हो गया। एक कैल्शियम पे 2 प्लस चार्ज होता है, 3 कैल्शियम तो 6 हो गए। अब हम इसको देख लें, KCl MgCl2.6H2O। तो यहाँ आप देखें, पोटेशियम पे 1 चार्ज होता है प्लस, मैग्नीशियम पे 2 प्लस होते हैं, 2 और 1 3, तो ऐसा टोटल देख लिया अपन ने 3 चार्ज। अब K2SO4 Al2SO4 थ्राइज इंटू 24H2O, ये होता है पोटासियम या फिटकरी का फॉर्मूला। तो पोटेशियम पे कितने चार्ज होते थे, 2, मतलब पोटेशियम पे 1 होता है, 2 बार है तो +2 चार्ज हो गए। और यहाँ एल्यूमिनियम पे 3 होते थे,
3, ये 2 बार है तो ये 6 और 2 8, टोटल कितना हो जाएगी इसका 8 चार्ज हो जाएंगे, तो इसके एन फैक्टर हो जाएंगे 8 हो जाएंगे एन फैक्टर। आज का टॉपिक है यूज़ ऑफ एन फैक्टर कि एन फैक्टर जो हमने पढ़ा था उसका कहाँ उपयोग होता है। जो फर्स्ट फार्मूला है इक्विवेलेंट मास का फार्मूला होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अगर हमें किसी चीज़ का मोलर इक्विवेलेंट मास निकालना है तो मोलर मास और उसको एन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। जैसे हम यहाँ ले लें फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH, तो NaOH का जो एन फैक्टर होता है वो होता है 1 और इसका मोलर मास होता है 40। तो इक्विवेलेंट मास आएगा ना जो एन इसका किसका NaOH का इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH इज 40 अपॉन एन फैक्टर, मतलब ये हो जाएगा 40। अब दूसरा फार्मूला देखते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर। अगर हम H2SO4 ले लें, अगर हम H2SO4 के 2 मोल लेके चलते हैं और H2 का जो एन फैक्टर रहेगा H2SO4 का वो रहेगा 2, तो अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फाइंड करना आपको तो ये मोल है, नंबर ऑफ मोल इज 2, एन फैक्टर इज 2, तो जो H2SO4 का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आएगा वो हो जाएगा 4। मतलब मोल की वैल्यू 2 है, एन फैक्टर 2 है, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो जाएगा 4। अब इसी फॉर्मूले को देखो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। इस फॉर्मूले को लिख दिया हमने, नंबर ऑफ मोल के फॉर्मूले को गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर। तो हम फिर से देखते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर, और मोल का फॉर्मूला है मालूम है गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले से करते हैं, हम रिलेट करते हैं, तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। यहाँ मोलर मास नीचे आ गया डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में आ गया गिवन मास, और यहाँ आ गया एन फैक्टर। तो हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है वो मोलर मास और एन फैक्टर को लेकर बन रहा है। तो ये एन फैक्टर डिनोमिनेटर में था, ये न्यूमरेटर में था, इतना तो आप जानते होंगे, तो ये रेसिप्रोकल होकर इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। तो ये एक फार्मूला हो गया। दूसरे फार्मूले में मोल की वैल्यू पुट कर दी, थर्ड फार्मूले में इक्विवेलेंट मास ला के रखा हमने, और फोर्थ फार्मूला था नॉर्मलिटी का। तो नॉर्मलिटी का फार्मूला जो होता है लीटर में वो होता है गिवन मास इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे गिवन मास तो है आपके पास में, इक्विवेलेंट मास है, वॉल्यूम नहीं है इसमें, तो मैं इस वॉल्यूम को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम भी लिख सकते हैं इन लीटर। और लास्ट फार्मूला है नॉर्मलिटी का फार्मूला मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। तो ये जो यूज़ ऑफ एन फैक्टर था इन सारे फार्मूले में यूज़ होगा और इसके न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा। हाँ, एन फैक्टर के यूज़ के बाद हम अब आगे पढ़ते हैं लॉ ऑफ डाइल्यूशन। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट। तो जो लॉ ऑफ डाइल्यूशन होता है, सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इससे मैंने 20 ग्राम मिला दिया है यूरिया। आप और भी कुछ मिला सकते हैं, 20 ग्राम मैंने यूरिया मिला दिया सॉल्यूशन में, ठीक है। अब मैं इसी सॉल्यूशन के अंदर एक्स्ट्रा सॉल्वेंट, जैसे ये एक्वस सॉल्यूशन है तो मैंने वाटर मिला दिया, इसी सॉल्यूशन के अंदर मैं एक्स्ट्रा सॉल्वेंट मिला रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे वॉल्यूम बढ़ जाएगा और इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है उस पर पड़ेगा असर, डाइल्यूट हो जाएगा ये। लेकिन जो 20 ग्राम यूरिया था ना, 20 ग्राम यूरिया मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। तो आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो है ना वो चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, मतलब बढ़ ही रहा ना वॉल्यूम, और जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो फिक्स है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट के मोल डाइल्यूशन के पहले, डाइल्यूशन करने के पहले मैंने लिखा है NB मतलब
मोल ऑफ सॉल्यूट 1 लिखा मतलब बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के पहले, और NB2 लिखा मैंने मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। दोनों सेम रहेंगे। आपको मालूम है 20 ग्राम आपने यूरिया में मिला दिया ना, तो वो पानी मिलाने पे, एक्स्ट्रा पानी मिलाने पे वो 40 नहीं हो जाएगा, 20 ही फिक्स रहेगा। तो बिफोर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब पानी मिला रहा है, बिलियन को तनु कर रहे हैं, हिंदी में इसको तनु बोलते हैं। फिर मैंने लिख दिया M1V1 M2V2 N1V1 N2V2। इसकी थोड़ी पिक्चर समझते हैं, ठीक है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, लीटर में है। अगर मैं वॉल्यूम का यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। यहाँ लीटर में लिया तो आपको मोल मिल जाएगा, तो मतलब n का फॉर्मूला MV हो गया, n का फॉर्मूला MV हो गया। सॉल्यूट का है तो सॉल्यूट का MV हो गया भाई, है ना। और ये वॉल्यूम तो पूरे सॉल्यूशन का रहेगा, यहाँ मोल में रहे, लीटर है तो मोल में, ये बात जरूरी है जानना। फिर अगर मैंने यहाँ पर इसी सॉल्यूशन में ml कर दिया, मिलीलीटर कर दिया है, तो NV जो आएगा ना वो उसको बोलेंगे मिलीमोल। ये दो बातें याद रखना। अगर मिलीलीटर में लिया है ना तो मोल ऑफ सॉल्यूट को हम बोलेंगे मिलीमोल, और लीटर में लिया है सॉल्यूशन तो बोलेंगे मोल। अब सिमिलरली हम नॉर्मलिटी की तरफ बढ़ें तो वहाँ पे मोल की जगह क्या निकलता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाले जाते हैं। तो वहाँ पर यहाँ जैसे यहाँ MV आया वहाँ पर NV आ जाएगा, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। अगर हमने यहाँ पे मिलीलीटर में लिया है तो इसको क्या बोलेंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। जो यहाँ पे इक्विवेलेंट निकलेगा उसको बोलेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो अब आपको ये फॉर्मूला यहाँ से आया होगा समझ में कि N इक्वल टू MV कैसे होगा। तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा, MV। तो ये जब आपने फर्स्ट के लिए निकाल रहे थे तो M1V1 हो जाएगा, और N2 आफ्टर डाइल्यूशन कितना हो जाएगा, M2V2, और N1 और N2 अगर मैं इसको अब N1 लिख दूं इक्वल टू N2 लिख दूं, मतलब N1 N2 सेम रहेंगे कि जो सॉल्यूट का मास है वो चेंज तो हो नहीं रहा है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन के आया M1V1 M2V2, और इसी को देखते हुए सेम कंसेप्ट को नॉर्मलिटी का फॉर्मूला रहेगा N1V1 और N2V2। अब आप इसमें एक चीज़ और आप देख लें कि जैसे ये सॉल्यूशन है, पहले इसका वॉल्यूम V1 था, आपने बाद में एक्स्ट्रा H2O मिक्स कर दिया, मतलब वॉल्यूम ऑफ H2O कुछ मिक्स कर दिया, तो अब जो इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, कितना हो गया, V2। मतलब पहले कितना था, V1, आपने इसमें वॉल्यूम H2O मिक्स कर दिया एक्स्ट्रा, तो नया जो वॉल्यूम आ गया वो V2 हो गया। अगर हमें आपने इसमें कितना H2O या कितना वाटर मिक्स कर दिया, कितना पानी मिला दिया, वो फाइंड करना हो तो V2 माइनस V1। तो बाद में जो वॉल्यूम आया और पहले जो वॉल्यूम था दोनों को माइनस कर देंगे तो हमने जो जितना एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर मिला दिया है वो फाइंड हो जाएगा। ये सारे कंसेप्ट जो न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ उसमें काम में आने वाले हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम डाइल्यूशन पे। 200 ml सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन है इस डाइल्यूटेड, कहीं डाइल्यूटेड वर्ड लिखा मिल जाए तो समझ लेना कि डाइल्यूशन का क्वेश्चन है। तो इस वर्ड से हम डाइल्यूशन की थ्योरी को पकड़ सकते हैं। टू मेक इट डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन बन रहा है, फाइंड वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ द वाटर एडेड। किसका वॉल्यूम फाइंड करना है और इसमें कितना वाटर एडेड किया गया कि आपको सेमी नॉर्मल से डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन बन जाए। पहले समझ लेते हैं। सेमी मतलब होता है हाफ, तो सेमी मतलब हाफ, डेसी मतलब 1/10, 6-7 क्लास में पढ़ी हुई चीज़ें हैं ये। सेंटी मतलब 1/100 और मिली मतलब 1/1000। तो पहले सेमी नॉर्मल था, सेमी मतलब हाफ होता, पहले था N1। नॉर्मल बोला तो नॉर्मलिटी की बात कर रहे हैं, और मोलर बोले तो मोलारिटी की बात कर रहे हैं हम। और पहले जो वॉल्यूम था ना वो था 200 ml, और फिर बाद में नॉर्मलिटी हो गई N2 1/10 हो गई, डेसी नॉर्मल हो गई। आपको वॉल्यूम निकालना है तो शायद आपको फॉर्मूला याद आ रहा हो, थोड़ी देर पहले बताया था N1V1 N2V2। अब मेरा काम ख़त्म हो गया। N1 N2 V1 V2 ये वैल्यू पुट करो और आप यहाँ से V2 को कैलकुलेट कर सकते हो। तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, N1 V1 अपॉन में N2, N1 था हाफ, ये था हाफ,
N2 था 1/10, तो यहाँ पे 10/1 हो जाएगा, रेसिप्रोकल है ना, तो ये आप कर लोगे सॉल्व। और V1 था 200, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आंसर आ जाएगा, V2 की वैल्यू आना चाहिए 1000 ml। तो V2 आएगा आपका 1000 ml। अब इसमें कितना पानी मिलाया गया था, तो VH2O का फॉर्मूला बताया था मैंने, V2 माइनस V1, V2 आ गया था, टोटल वॉल्यूम 1000 हो गया था, पहले था हमारे पास में 200, तो इसमें 800 ml वाटर ऐड किया गया है बाहर से। क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 4.9% W/V% aqueous H2SO4 is required to prepare 0.1 molar and 1 liter solution। क्वेश्चन का मतलब ये है, क्वेश्चन ने 4.9% W/V% गिवन है। अब इसको हमें क्या करना है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब नया डाइल्यूशन बना रहे हैं। तो W/V% 4.9% गिवन है, और इसमें हम कितना एक्स्ट्रा H2SO4 मिला दें कि जो हमारी मोलारिटी है वो 0.1 मोलर आ जाए और वॉल्यूम 1 लीटर हो जाए। मतलब हमारे पास M2 गिवन है, ये हो जाएगा M2, ये हो जाएगा V2। अब हमारे पास ना तो M1 है ना तो V1 है, और हमें M1 और V1 दोनों ही फाइंड करने हैं। तो लेकिन W/V% और मोलारिटी का रिलेशन जो हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 3 में, लेक्चर नंबर 2 में, वो यहाँ देखो, M इक्वल टू W/V% इंटू 10 मोलर मास। H2SO4 है तो इसका मोलर मास कितना होता है, 98 होता है। अब तो शायद याद हो जाना चाहिए आपको, अगर आपने चारों लेक्चर देखे हैं तो। W/V 4.9 है, 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 49 हो गया अपन 98, तो 49 टू जा 98, तो कितना आ गया, जो M1 मोलारिटी आ गई वो आ गई आपकी 0.5, या हम इसको हाफ भी बोल देंगे। फिर हमने डाइल्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई किया, M1V1 इक्वल टू M2V2, M1 लिख दी मैंने हाफ, 0.5 नहीं यूज किया मैंने, हाफ ही लिखा है, V1 पता नहीं मुझे। मोलारिटी M2 0.1 हमारे पास गिवन है, V2 हमारे पास 1 लीटर है, ये लीटर में है, ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इसमें, तो 0.2 लीटर आ गया। 0.2 लीटर मतलब 200 ml। तो हमने वॉल्यूम कितना था, पहले वॉल्यूम 200 ml था, उसमें हमने एक्वा सॉल्यूशन 4.9% वाले एक्वा सॉल्यूशन में बाहर से H2SO4 मिला दिया उसमें, मतलब क्या मिलाया, वाटर मिलाया, मतलब क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन है तो इसमें सॉल्वेंट रहेगा, वाटर को मिक्स किया। तो पहले 200 था, मिलाने के बाद हो गया V2 1 लीटर हो गया, एक्स्ट्रा कितना मिलाया आपने, 800 ml। अभी हमने डाइल्यूशन पढ़ा था, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन में। अब हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन मिक्सचर टॉपिक ले रहे हैं, मतलब एक मिक्सचर बना हुआ है, एक सॉल्यूशन है दूसरा सॉल्यूशन, दोनों को मिक्स कर दिया तो एक नया मिक्सचर बन गया। अब उसका हमें डाइल्यूशन की चीज़ें हमें फाइंड करनी है। जैसे देखो ये मोल का फॉर्मूला होता है, मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में वो है NV/वॉल्यूम इन लीटर। अगर हम पूरे मिक्सचर का निकालें तो यहाँ लिख देंगे, मिक्सचर लिख देंगे, और मोल तो वही रहेंगे, मोल तो चेंज नहीं हो रहे हैं, बस दो चीज़ें मिक्स हो रही हैं आपस में, और ये हो रहेगा वॉल्यूम रहेगा लीटर में, बस यहाँ मिक्सचर आ जाएगा और यहाँ मोल ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे, वॉल्यूम होल वॉल्यूम इन लीटर। अगर हम नॉर्मलिटी की बात कर दें, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएंगे इधर किसके, सॉल्यूट के, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा लीटर में। ये दो फार्मूले लगेंगे, सेम फार्मूले हैं इधर, बस आपको मिक्सचर लिखना है। अब एक हम क्वेश्चन लेते हैं इसी फार्मूले के ऊपर कि 0.2 मोलर 2 लीटर HCl सॉल्यूशन, मतलब 0.2 मोलर 2 लीटर HCl सॉल्यूशन लिया, मिक्स्ड विथ 0.4 मोलर 3 लीटर HCl सॉल्यूशन। तो 0.4 मोलर और 3 लीटर HCl सॉल्यूशन में ये दो तरह के सॉल्यूशन होगा, ए और बी। अब इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो नया सॉल्यूशन आएगा, A + B से बनेगा। हमें उसकी मोलारिटी फाइंड करनी है। आपके पास में M1 पता है, B1 पता है, M2 पता है, V2 पता है, ठीक है। तो इसका जो हम फॉर्मूला बताएंगे, जो मोलारिटी का फॉर्मूला यही बताया मैंने आपको कि मिक्सचर का, और ये सॉलिड की जगह लिख देंगे HCl है तो HCl,
H2SO4 है तो H2SO4, तो मोल ऑफ HCl और वॉल्यूम इन लीटर। अगर मैं इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर वॉल्यूम, अगर पहला मिक्सचर है तो M1V1, दूसरा मिक्सचर है तो M2V2 अपॉन में क्या आएगा, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा V1 प्लस V2। इसका वॉल्यूम V1 था, इसका V2 था, दोनों हो जाएंगे 8। तो इस तरह से, तो देखो इसका जो मोलरिटी गिवन है 0.2, इसकी 0.4, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, ये V1 हो गया और ये V2 हो गया। तो टोटल जो मिक्सचर बन के आएगा उसकी मोलरिटी फाइंड करनी है। तो जो n दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, n मतलब क्या होता है, n मतलब होता है mv, मतलब मोल को हम मोलरिटी और वॉल्यूम से लिखेंगे। अगर हम दो की बात करें तो M1V1 M2V2, तो यहाँ टोटल जो मोलरिटी आएगी ना, टोटल मोलरिटी का फॉर्मूला ये है, मोल है इधर, तो मोल यहाँ टोटल मोल आ जाएंगे, पहले वाले सॉल्यूशन के मोल, सेकंड वाले सॉल्यूशन के मोल, और एम भी होता है, मोल होता है किसका हो गया, ये पहले वाले सॉल्यूशन का मोल, इस सेकंड वाले सॉल्यूशन का मोल। तो M1V1 M2V2 गिवन है हमारे पास, तो वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। M1 की वैल्यू 0.2 है और V1 की वैल्यू हमारे पास में 2 है और M2 की वैल्यू 0.4 है और V2 की वैल्यू 3 है। टोटल V1 प्लस V2 2 प्लस 3 5 है। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको मोलरिटी ऑफ होल मिक्सचर फाइंड हो जाएगी। तो 1.6/5 आई थिंक 0.08 के आसपास आंसर आएगा। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर एंड 2 मोलर HCl सॉल्यूशन। दो हमारे पास में सॉल्यूशन है, एक 1 मोलर और 2 मोलर HCl सॉल्यूशन है। शुड वी यूज टू प्रिपेयर 4 लीटर 1.2 मोलर HCl सॉल्यूशन। मतलब इन दोनों को मिक्स करना है और जो टोटल वॉल्यूम बन जाए सॉल्यूशन का वो आना चाहिए 4 लीटर और मोलरिटी आना चाहिए 1.2। अब आप क्वेश्चन को अच्छे ध्यान से समझें। क्वेश्चन में ये है, एक हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इसकी मोलरिटी 1 है पहले वाली की और वॉल्यूम तो नहीं पता हमें, पर दूसरा वाला है इसकी मोलरिटी 2 है, वॉल्यूम V2 नहीं पता। पर जब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो जो वॉल्यूम आया V1 प्लस V2 वो 4 होना चाहिए और इन दोनों की जो मोलरिटी आएगी ना मिक्सचर की वो आना चाहिए 1.2। ये क्वेश्चन ने पूछा है, फॉर्मेट वही है, बस थोड़ी सी वैल्यू यहाँ वहाँ कर दी है। तो गिवन M1 की वैल्यू 1 गिवन है, M2 की वैल्यू 2 गिवन है, V टोटल सॉल्यूशन V1 प्लस V2 रहेगा, उसकी वैल्यू 4 है और टोटल जो मिक्सचर की मोलरिटी आएगी वो 1.2 है। तो फार्मूला हमारे पास में है ही मोलरिटी ऑफ मिक्सचर का, M1 V1 M2 V2 V1 प्लस V2। यहाँ वैल्यू पुट करी, M1 की वैल्यू 1 है, V1 में तो पता ही नहीं हमें, M2 की वैल्यू 2 है, V2 पता नहीं हमें और दोनों की वैल्यू 4 है और मिक्सचर की 1.2 है। तो 1.2 4 जा 4.8 है ना, 12 4 जा 48 होता है। तो पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया। इसको दे दिया हमने, जो नई इक्वेशन आई यहाँ V1 2 V2, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा V1 प्लस 2 V2 इक्वल टू 4.8। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड हमने यहाँ से ले ली, इसको नाम दिया इक्वेशन सेकंड। ये वैल्यू कम थी ना तो हमने सेकंड नाम दिया, अगर ये वैल्यू ज़्यादा होती ना इससे तो फर्स्ट नाम दे देता मैं, क्योंकि मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करने वाला हूँ। अब यहाँ 10th क्लास की मैथ्स जो आप लोग पढ़ के आए हो, इसको मैं कर देता हूँ माइनस, ये माइनस कर दिया, एक कैंसिल आउट हो गए, 2 में से 1 यहाँ से जाएगा तो बचेगा V2 और 4.8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 0.8। तो जो वॉल्यूम आएगा, जो V2 का वॉल्यूम आएगा वो आ जाएगा 0.8 लीटर। तो V1 कितना होगा, टोटल वॉल्यूम 4 है, 4 में से 0.8 लीटर को माइनस कर दो तो 3.2 लीटर, मतलब ये हो जाएगा 800 ml और ये हो जाएगा 3200 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 लीटर 0.2 मोलर NaCl solution is mixed with 2 liter 0.4 molar CaCl2 solution and is diluted to 10 liter dilated to 10 liter. Find molarity of chloride ion in final solution। क्वेश्चन को समझें।
कि यहाँ पर था NaCl एक जगह और दूसरे सॉल्यूशन में था CaCl2। हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया यहाँ से, ये दोनों यहाँ से मिक्स हो गए। अब ये जो क्लोराइड आयन है ना, हमें इसका मोलरिटी फाइंड करनी है कि क्लोराइड आयन के कितने मोल इसमें शामिल हो गए, मिक्स हो गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं NaCl का। NaCl गिवन है तो मोल का फॉर्मूला होता है Mv। तो जो पहले मोलरिटी गिवन है ये है NaCl, इसकी मोलरिटी गिवन है 0.2 मोलर और वॉल्यूम गिवन है 3 लीटर। तो 0.2 वॉल्यूम 3 मल्टीप्लाई किया तो 0.6 मोल्स ऑफ NaCl। टोटल NaCl में 0.6 मोल हैं। इसका मतलब ये है कि जितने सोडियम के मोल हैं उतने ही क्लोराइड के मोल हैं, क्योंकि जब दोनों ही इक्वल अमाउंट में मिलेंगे तभी तो जाके सॉल्ट फॉर्म होगा, तभी जाके दोनों कैसे रहेंगे, न्यूट्रल होंगे। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इसमें सोडियम आयन के मोल 0.6 हैं तो इसमें क्लोराइड आयन के मोल भी 0.6 होंगे। तो यहाँ से क्लोराइड आयन के मोल मिल जाएंगे 0.6। इसको हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं। अब बात करते हैं CaCl2 की। सेम कंसेप्ट है, फॉर्मूला भी सेम है। वहाँ पर मोलरिटी 0.4 थी और यहाँ पर वॉल्यूम 2 था, मल्टीप्लाई किया तो 0.8। ये यहाँ मिल जाएंगे क्लोराइड आयन के मोल। अब यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर CaCl2 यहाँ पर 2 क्लोराइड आयन है, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो क्लोराइड आयन के मोल आएंगे वो आएंगे 1.6। अब हमें निकालना है क्लोराइड आयन की मोलरिटी, तो उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, दोनों के मोल अपॉन में टोटल वॉल्यूम। तो भाई पहले वाले के मोल कितने, 0. 6 थे और दूसरे वाले के मोल कितने आए, 1.6 आए और टोटल वॉल्यूम कितना होगा, ये 3 और 2, ये 5। यहाँ मिस्टेक कर दोगे क्योंकि क्वेश्चन एक दिया है कि उसने डाइल्यूट किया तो 10 लीटर सॉल्यूशन हो गया, मतलब उसने 5 लीटर एक्स्ट्रा इसमें वाटर मिक्स कर दिया, 5 लीटर वाटर इसमें मिक्स कर दिया। तो यहाँ जो टोटल वॉल्यूम आएगा वो रहेगा 10। यहाँ मिस्टेक हो सकती है आप लोगों से, तो 2.2 अपॉन 10 मतलब 0.22 ये निकल जाएगी क्लोराइड आयन की मोलरिटी। अब इसी क्वेश्चन में हम सोडियम आयन की भी मोलरिटी फाइंड कर लेते हैं, जो कि सोडियम आयन की मोलरिटी 0.6 आई थी और इसमें डाइल्यूट हुआ CaCl2। CaCl2 के पास तो सोडियम आयन है ही नहीं, तो इसको लिखने का कोई मतलब है ही नहीं। तो मोलरिटी का फॉर्मूला कितना रहेगा, 0.6 और टोटल वॉल्यूम था सॉल्यूशन का 10, तो 0.06 ये मोलरिटी आ जाएगी किसकी, सोडियम आयन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.2 नॉर्मल 100 ml HCl है। ये मतलब इसकी नॉर्मलिटी 0.2 नॉर्मल है और ये 100 ml HCl है। यहाँ पर इसकी नॉर्मलिटी भी 0.2 H2SO4 है और इसकी जो नॉर्मल जिसका जो वॉल्यूम है वो 300 ml है। नॉर्मलिटी 0.2 है, दोनों की नॉर्मलिटी सेम है। इसका 100 ml है, इसका 300 ml है, तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 400 ml। तो सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 400 ml। इसको हम लीटर में कर देंगे कन्वर्ट, तो 400 अपॉन में 1000 मतलब 4/10, ये आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन की फाइंड करना है नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4। नॉर्मलिटी फाइंड करनी है H2SO4 की, तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट मास अपॉन में वॉल्यूम इन टोटल। इक्विवेलेंट मास एंड वॉल्यूम इन टोटल। तो इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या होता है, N भी नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। तो H2SO4 की बात कर रहे हैं, इसकी जो नॉर्मलिटी है वो 0.2 है और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है, 300 है। दोनों को मल्टीप्लाई किया और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, तो इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा 0.06। 0.2 300 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, इधर बचा आपका 3 2 6, 0.6 अपॉन 10 मतलब 0.06। ये आ गया इसका इक्विवेलेंट फाइंड हो गया। अब इक्विवेलेंट है आपका 0.06, इसी फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देंगे
और वॉल्यूम टोटल कितना था 4/10, तो ये 4 10 चला जाएगा न्यूमरेटर की तरफ, तो आंसर आ जाएगा 0.6/4 मतलब 0.15 के आसपास तक। तो 0.15 नॉर्मलिटी फाइंड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लेक्चर 4 में ही बात कर रहे हैं अपन। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 is required to complete neutralization of solution form Y mixing of 0.1 मोलर एंड 300 ml। ये वॉल्यूम गिवन है किसका, KOH का, KOH एंड 0.2 नॉर्मल 200 ml CaOH2। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि दो तो हमारे पास में KOH और CaOH2 ये दोनों बेस हैं, ये दोनों बेस मिलकर इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहे हैं और जो H2SO4 की मोलारिटी है वो 0.1 है। तो H2SO4 का वॉल्यूम कितना होगा कि ये दोनों मिलके, इसका 200 ml है, उसका 300 ml, टोटल इन दोनों का जो वॉल्यूम है 500 ml गिवन है। ये 500 ml H2SO4 को कितने वॉल्यूम को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, क्वेश्चन ये है। तो इसका बेसिक कंसेप्ट देखें, इसको हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से सॉल्व करेंगे। जब भी एसिड बेस वाले क्वेश्चन आए तो हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के कंसेप्ट से सॉल्व करना है इनको, यही बेस्ट होता है, सिंपल होता है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। अब यहां तो मोलारिटी गिवन है, नॉर्मलिटी है ही नहीं, सिर्फ एक जगह नॉर्मलिटी गिवन है, वो यहां, बाकी मोलारिटी गिवन है। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। तो ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो गया, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम। तो अब देखो किसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, H2SO4 को न्यूट्रलाइज कर रहा है। कौन कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ KOH, नंबर ऑफ मोल ऑफ CaOH2। तो नंबर ऑफ मोल मतलब यहाँ हम इक्विवेलेंट की बात कर लेंगे। अगर हम इसको ले रहे हैं, आयोनिक कंपाउंड को लेकर चल रहे हैं, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KOH प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ CaOH2। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था मोलारिटी एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम। तो मोलारिटी हो गई, एन फैक्टर हो गया, वॉल्यूम हो गया, मोलारिटी हो गई, एन फैक्टर हो गया, वॉल्यूम हो गया, मोलारिटी हो गई, एन फैक्टर हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो जो पहला एसिड था उसकी मोलारिटी को मैंने नाम दिया है M1, दूसरे वाले बेस को M2, तीसरे वाले को M3, पर यहाँ M3 है नहीं, यहाँ नॉर्मलिटी गिवन है, तो मैंने N लिख दिया उसके लिए। मतलब सिंपल हो गया क्वेश्चन हमारा। फिर एन फैक्टर, H2SO4 का जो एन फैक्टर होता है ना, वो कितना होता है, 2 होता है, आपको मालूम ही होगा। फिर दूसरे वाले का मतलब KOH का जो वॉल्यूम गिवन है वो है 300 ml मतलब 0.3 लीटर, और तीसरे वाले CaOH2 का वॉल्यूम गिवन है 200 ml मतलब 0.2 लीटर। और फर्स्ट वाले H2SO4 का वॉल्यूम निकालना है, तो मैंने इसको इस टाइप से लिख दिया, इसी फॉर्मूले को M1 M2 M3 के फॉर्म में लिख दिया। ये दोनों मिलके इसको न्यूट्रलाइज करने जाएंगे। अब चूंकि जो CaOH ट्वाइस था ना, इसमें नॉर्मलिटी गिवन थी, तो हम इसी फॉर्मूले को लेके काम करेंगे। ये M और N को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ लिख देंगे नॉर्मलिटी। बस क्वेश्चन खत्म हो गया है। आपको वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर M1 की, N1 की, M2 की, N2 की सब वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं वैल्यू रखता हूँ इस पे। तो M1 की वैल्यू हमारे पास वहाँ से 0.1 थी, और H2SO4 की नॉर्मलिटी कितनी थी, 2 है, वॉल्यूम मालूम नहीं तो V1 लिख दिया। M2 इज गिवन 0.1, और इसकी KOH की नॉर्मलिटी कितनी रहेगी, तो जो हमने M1 लिखा था, एन फैक्टर 1 लिखा था, वॉल्यूम V1 लिखा था, ये हमने H2SO4 के लिए लिखा था, और यहाँ आपका था CaOH2 ट्वाइस, इसके बारे में लिखा था, इसकी नॉर्मलिटी 0.2 थी और वॉल्यूम 0.2 था। अब ये हो जाएगा आपका मोलारिटी 0.1 थी सेकंड वाले बेस की, एन फैक्टर 1 था, वॉल्यूम 0.3 था।
मतलब 300 ml था तो 0.3 कर दिया, इनको मल्टीप्लाई किया तो 0.03 प्लस 0.4, इनको ऐड किया तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 0.43। ये हमने यहाँ पर KOH की बात की थी, तो ये दोनों बेस मिलके शो करेंगे न्यूट्रल, तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट लिया, ये फार्मूला बना लिया था, इनको ऐड किया तो 0.43 आ गया और इनको मल्टीप्लाई किया तो 0.2 आ गया। अब V1 कैलकुलेट करना तो 0.2 डिवाइड हो जाएगा। अब आप चाहो तो डिवाइड करना आपको आता ही होगा। ये पॉइंट खत्म किया तो 100 लिखा, ये पॉइंट खत्म किया तो 10 लिखा, ये कैंसिल किया तो 43/20 डिवाइड किया तो एग्जैक्ट आंसर शायद 2.15 आएगा लगभग, पर हम इसको 2.1 लीटर के आसपास लेके चलते हैं अप्रॉक्स। तो जो पहले वाले H2SO4 का वॉल्यूम होना चाहिए वो 2.1 लीटर के आसपास होना चाहिए, तो जाके ये दोनों बेस उसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, शायद ये 8th नंबर क्वेश्चन होगा। तो फाइंड मास ऑफ द पीपीटी मतलब कि प्रेसिपिटेट ऑब्टेन व्हेन 0.1 मोलर 100 ml AgNO3 इज मिक्स्ड विथ एक्सेस ऑफ NaCl सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या किया, AgNO3 NaCl से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, AgCl बन रहा है और सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। मतलब आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि AgNO3 तो गिवन है और आपसे AgCl का अमाउंट मांगा है, क्योंकि वही बनेगा प्रेसिपिटेट, उसका हमें मास फाइंड करना है। तो AgNO3 गिवन है और AgCl आपसे मांग लिया है, ठीक है। तो यूज क्या करना है, AgNO3 और फॉर्म क्या करना है AgCl। अब AgCl का जो मोलर मास होता है 143.5 होता है। कंसेप्ट हम वही लगाएंगे जो लास्ट फॉर्मूले में हमने लगाया था, मोलारिटी, एन फैक्टर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और जितना AgCl बनेगा उसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, क्योंकि जितना ये यूज होगा उतना ही यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, M1 N1 NFN मतलब एन फैक्टर्स और V1। अब यहाँ जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले को हम करेंगे अप्लाई, पर इसने हमसे मास मांग लिया है। तो इक्विवेलेंट का मास वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था एन फैक्टर के एप्लीकेशन आपको पढ़ाए थे, उसी में से ये थर्ड नंबर का फॉर्मूला होगा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर। मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर। तो हमने इक्विवेलेंट का इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगा दिया। अब आपको M1 की वैल्यू मालूम है, M1 गिवन है 0.1 और AgCl का Ag का एन फैक्टर होता है 1 और वॉल्यूम इसका गिवन है 0.1 लीटर मतलब 100 ml। ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और W भी आपको फाइंड करना है। मोलर मास आपको पता है AgCl का 143.5 और Ag का एन फैक्टर गिवन है 1। आप यहाँ वैल्यू पुट करिए, आपको मास मिल जाएगा। फिर ही मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो इस फॉर्मूले को बनाया। कैसे बनाए, मोलर मास को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एन फैक्टर से यहाँ पे डिवाइड कर दिया AgCl के और ये सारी वैल्यू पुट कर दी। मोलर मास इसकी मोलरिटी की वैल्यू 0.1, एन फैक्टर 1, वॉल्यूम 0.1 लीटर और मोलर मास 143.5 डिवाइड में 1 एन फैक्टर ऑफ AgCl, तो 143.5 इंटू 0.01 आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0.01, ये 143.5 हो गया, ये डिवाइड में 1 है तो कोई मतलब ही नहीं। इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 1.435 kg, क्योंकि हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लीटर में लिया है तो हमारा अमाउंट kg में ही आएगा। अगर हमने मिलीलीटर में लिया होता तो अमाउंट हमारा ग्राम्स में आता। लेक्चर 4 का जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। जिस प्रकार से हम सॉल्यूशन यूरिया का बनाते थे, सिमिलरली उसी प्रकार से हम H2O2 का सॉल्यूशन बनाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन। अगर हम H2O2 को वाटर में मिक्स कर दें तो वो H2O2 का सॉल्यूशन बन जाता है, और अगर H2O2 को हम हीट करके गर्म करें तो हमें वाटर के साथ साथ ऑक्सीजन गैस मिलती है। अब जब H2O2 को हम गर्म करते हैं तो जो ऑक्सीजन गैस कितनी मात्रा में मिलती है, कितनी क्वांटिटी मिलती है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। जैसे
1 लीटर हमने क्या लिया, H2O2 लिया, और उसको हीट करने पे हमें ऑक्सीजन गैस उसने 10 लीटर दी, तो 10 हो जाएगा इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस किस पर, एट एनटीपी, एनटीपी पर ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम अपॉन में होल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन H2O2 सॉल्यूशन। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ की डेफिनेशन, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन अंडर एनटीपी कंडीशन। एनटीपी मीन्स 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 0 सेंटीग्रेड एट 273 केल्विन अपॉन कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। मतलब जिस कंडीशन पर एनटीपी पर जब H2O2 सॉल्यूशन पूरी तरह से डिकम्पोजिशन हो जाए और ऑक्सीजन गैस दे दे, और जितनी मात्रा में ऑक्सीजन गैस देता है वो कहलाता है उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ। और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो हमें याद करना है, जैसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ का रिलेशन मोलारिटी के साथ में 11.2 मोलारिटी, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू 5.6 नॉर्मलिटी, और मोल फैक्टर, अगर हम H2O2 का मोल फैक्टर की बात करें तो वो होता है 2, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ को डिनोट कर देते हैं हम V से। तो ये इतनी बातें थी। अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ पर। अब हम न्यूमेरिकल लेते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ पर, कि आपको पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है 4 लीटर, और आपने इससे ऑक्सीजन गैस बनाई, उसका वॉल्यूम है 80 लीटर। आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। तो ये वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितनी बनी, 80 लीटर, सॉल्यूशन 4 था, तो आंसर आ गया 20 लीटर। तो आपका जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आया ना वो हो गया 20 लीटर। एक क्वेश्चन हो गया, छोटा सा क्वेश्चन। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो फाइंड हो गई, अब आपसे बोलें कि मोलारिटी फाइंड करो, तो मोलारिटी का फॉर्मूला V इक्वल टू 11.2 मोलारिटी। तो मोलारिटी निकालनी है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ की जगह हम यहाँ पुट कर देंगे 20। ये फॉर्मूला मैंने बता ही दिया आप लोग को, ये 20 पुट कर देंगे तो आप यहाँ से मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हैं 1.2। सिमिलरली हम नॉर्मलिटी भी कैलकुलेट करेंगे, तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा 5.6 अपॉन में वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो 5.6 अपॉन में 20, तो मोलारिटी कैलकुलेट हो गई, नॉर्मलिटी कैलकुलेट हो गई। हम एक क्वेश्चन और इसमें ऐड कर देते हैं, W/V%, ये भी कैलकुलेट करिए। तो W/V% का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है W/V% इंटू 10, और अपॉन में आ जाता है मोलर मास, और ये फॉर्मूला रिलेटेड होता है मोलारिटी का फॉर्मूला। तो मोलारिटी का और W/V% का जो भी रिलेशन होता है वो ये है, मोलारिटी इक्वल टू W/V% इंटू 10 अपॉन में मोलर मास। अब आप H2O2 का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। H2O2 का, H का तो 1 होता है, 2 पार्ट में से 2, इसका 16 तो 32 हो जाएगा, मतलब 34 हो जाएगा। W/V आपको कैलकुलेट करना है, और मोलारिटी आपको यहाँ से मिल जाएगी, तो आप यहाँ से W/V% कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू। ये हमारा लेक्चर 4 कंप्लीट होता है।